चलो ठीक है, छोड़ो छोड़ो। अभी तक हमने पढ़ा था प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट और प्योरली इंडक्टिव सर्किट। फेज डिफरेंस किसमें नहीं होता है? जिसमें V और I सेम होते हैं। किसमें? रेजिस्टिव में, कैपेसिटिव में, इंडक्टिव में? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में। इंडक्टिव में लीड करती है, पोटेंशियल लैग करती है। पोटेंशियल लीड करता है मतलब करंट लैग करता है, और कैपेसिटर में करंट लीड करेगी तो पोटेंशियल क्या करेगा? लैग करेगा। ठीक है, बिल्कुल सही। आज हेडिंग डालेंगे मेरे साथ RL सर्किट। RL सर्किट का मतलब अब आज R भी होगा और L भी होगा। आज 3 सर्किट पढ़ेंगे बेसिकली, एक RL, एक पढ़ेंगे RC और एक पढ़ेंगे LC। क्या पढ़ेंगे? LC। क्लियर है बात? हालांकि LC सर्किट असल में कोई सर्किट, अरे L है C है तो R भी तो होगा ना यार, तो LC सर्किट रियलिटी में, ये रियलिटी में होते हैं। ठीक है, अच्छा देख, RC सर्किट मतलब एक होगा R और एक होगा L। कोई शक की बात? ये लगाई AC सप्लाई, यही फाइंड करनी है हमने। मान लो करंट बह रहा है इसमें, I एज अ टाइम फंक्शन t, ये आ जाएगा I नॉट साइन ओमेगा t। क्लियर है बात? पक्का? अच्छा, मान ले ये है R और ये क्या है? XL। क्या है ये? XL लिया मैंने, L नहीं लिया, फर्क है दोनों में। अगर L लेता तो हेनरी में लेता, किस में लेता? XL लिया तो ओम में आएगा। किस में आएगा? इसको क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा L। क्या फॉर्मूला होता है? और ओमेगा क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? अगर ध्यान रखो, अगर मुझे टोटल लिखना है, ई टोटल लिखना है, तो क्या इसका और इसका मिला के आएगा? तो अगर मैं लिखूं ई आर एज ए टाइम टी, तो क्या लिखूंगा? सुनना, ई का मतलब पोटेंशियल, फॉर्मूला आई नॉट इंटू आर, तो आई नॉट इंटू आर साइन ओमेगा टी। क्यों आया? क्योंकि आर और देखो आई और वी में कोई फेस का डिफरेंस, तो जो आई का फेस है साइन ओमेगा टी, इसका भी फेस वही आएगा। बट जब मैं इंडक्टर के लिए लिखूंगा तो इंडक्टर में पोटेंशियल क्या करता है? लीड करता है। क्या 90 डिग्री से करता है? तो वहां क्या लिखूंगा? प्लस 90। क्या लिखूंगा? यानी अगर मैं लिखूं ई एल टी तो क्या लिखूंगा? आई नॉट एक्सएल साइन ओमेगा टी प्लस 90। कोई शक की बात? पक्का? अब कई बार क्या करते हैं, इनिशियल फेस ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे +5 लिखा होता, क्या लिखा होता? तो क्या यहाँ पे भी +5 आ जाता? तो क्या यहाँ पे भी क्या आ जाता? +5 + 90। कोई शक की बात? क्लियर? अगर आप ध्यान से देखो, ई एज ए टाइम टी, ये सबमिशन किसका है? ई आर टी प्लस ई एल टी, इसी का तो सबमिशन है, तो डायरेक्ट दोनों का ऐड करो। तो यानी आई नॉट आर साइन ओमेगा टी प्लस 5 प्लस आई नॉट एक्सएल साइन ओमेगा टी प्लस 5 प्लस 90। कोई शक की बात? इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। क्या बोलते हैं? आजा शॉर्टकट में बताता हूँ। मान लो ये आपका हॉरिजॉन्टल है, क्या है आपका? तो अगर आप ध्यान से देखो तो ओमेगा टी पे एम्पलीट्यूड है A1, इसको बोला A1, इसको बोला एंगल कितना? ओमेगा टी। मान लो 5 लिए साथी, स्टार्टिंग में 5, तो ओमेगा टी। तो A2 कितना दूर है? क्या ओमेगा टी, मान लो ये है ओमेगा टी और ये है ओमेगा टी प्लस 5। क्या है ये? थोड़ा डिफरेंस है इनके बीच में, तो ओमेगा टी प्लस 5 प्लस 90 ओमेगा टी प्लस 5। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये है A2 किसी पे 5 एंगल पे। क्या क्लियर बात? पक्का? अरे यार देखो ना, A की वैल्यू है मान लो A1 साइन ओमेगा टी और A2 है A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये लिखा है, ये देखो, ये ओमेगा टी पे A1 और ओमेगा टी प्लस 5 पे क्या है? A2। इनका रिजल्टेंट टेल से टेल मिला तो यहाँ से मिलेगा A नेट, और ये मान लो ये यहाँ से अल्फा एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? तो हमने A नेट देखना है कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। क्या ओमेगा टी चलना पड़ेगा और क्या अल्फा भी चलना पड़ेगा? अरे हाँ या ना? तो देख रिजल्टेंट क्या लिखेंगे, कुछ आएगा साथ में आएगा साइन ओमेगा टी प्लस 5 जितना चला हुआ है स्टार्टिंग में प्लस अल्फा। क्या ये बात समझ आई तुम्हें? पक्का? अब रिजल्टेंट कैसे लिखते हैं ये सुनो, आई नॉट आर, अगर आई नॉट आर देखूँ तो क्या इस साइड है? अरे आर और आई सेम डायरेक्शन में, V से। अगर मैं देखूँ आई नॉट एक्सएल, क्या ऊपर की तरफ है? क्यों है ऊपर की तरफ? 90 डिग्री लीड करता है। क्या करता है? प्लस 90 है। तो जब इसका रिजल्टेंट आएगा किसी अल्फा एंगल पे, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? अगर आप पाइथागोरस की थ्योरम लगा दो, ये आ जाएगा आई नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर का अंडर रूट। अरे हाँ या ना? इसका मतलब ये वैल्यू क्या बनी? ये वैल्यू बनी आई नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर का अंडर रूट। अरे हाँ या ना? इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, E एज ए टाइम t इज इक्वल टू आई नेट, इसको बोला गया Z। क्या बोला गया? तो लिखा गया साइन ओमेगा टी प्लस 5 प्लस अल्फा। इस Z को हम बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस। इम्पीडेंस नहीं,
इम्पीडेंस। क्लियर है? यूनिट क्या होगा इसका? ओम। यूनिट क्या होगा? और z की वैल्यू देख क्या है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। कोई शक की बात? इसका उल्टे को बोलते हैं एडमिटेंस। क्या बोलते हैं? ठीक है, छोड़ो। इसका मतलब क्या सुनो, अगर जिसको 11th नहीं आती, कॉम्बिनेशन और ऐसे तो नहीं आता है, सुन लो ध्यान से। इसका मतलब है, इसका मतलब है पहले वाले का पूरा फेस रखो और जितना वो आ गया उतना रखो। कितना आ गया? अल्फा आ गया। कितना आ गया? अल्फा आ गया। अब सुनो, अगर मैं सिर्फ आई और आर लेता, मतलब वी और आर लेता, तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में दोनों में फेस डिफरेंस नहीं होता, तो दोनों ऐसे बनते हैं। ठीक है? अगर मैं लेता एल और आई, सॉरी, अगर मैं ये वाला सर्किट लेता तो एल में पोटेंशियल क्या करता है? लीड करता है। तो आई यहां बनता तो वी कहां? ऊपर बनता। इसका मतलब अगर मैं ध्यान से बनाऊं तो ये यहां बनेगा और ये यहां बनेगा। अरे हाँ ना बोल। जिस डायरेक्शन में आई है क्या उसी में आर है। इसमें क्या बनेगा? एक्सएल, क्योंकि ये 90 डिग्री। और ये क्या बना बेटा? अल्फा पे। इसको बोला जेड। क्या बोला? ये देखो जेड की वैल्यू यहीं से तो आई है। क्लियर होगी बात? इसका मतलब अभी भी पोटेंशियल आगे है, बट 90 डिग्री आगे अल्फा आ गया। कितना आगे? देखो एक्चुअल में उसमें 90 डिग्री आगे होना था अगर आर नहीं होता, बट आर भी है। आर बोलेगा तू उसको यहां खींच रहा है, मैं इसको यहां खींचूंगा, तो रिजल्टेंट तो कहीं यहीं से जाएगा ना। इसका मतलब आगे वो अभी भी है, पर 90 डिग्री आगे। कितना आगे है? अल्फा आ गया। कितना आ गया है? अब बात आती है अल्फा कैसे निकालना है। तो बेटा अगर ये फील्ड देख, ये भी एक्सएल और ये आर, तो टैन अल्फा निकाल। टैन अल्फा किसके बराबर? एक्सएल बाय, तो अल्फा आ गया यहाँ से। अरे हाँ या ना? इसका मतलब इसमें आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी नॉट बाय जेड। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? आई एज ए टाइम टी इज इक्वल टू वी एज ए टाइम टी बटे जेड। क्या ये लिखना ठीक है गलत है? मैंने सिखाया है आपको, गलत है। ये तभी लिख सकते हैं जब फेस कैसा हो? सेम। और ये कब लिख सकते हैं? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। कब लिख सकते हैं? यहाँ लिख। और जेड की वैल्यू समझ गए? पक्का? अरे मुश्किल लगा? नहीं लगा? अरे कहने का मतलब था वी और आई पहले ऐसे थे आर के केस में। एल के केस में वी क्या हो गया? 90 डिग्री आगे। तो आर ने बोला यार अब आर भी है ना, आर बोलेगा तो मैं इधर खींच रहा हूं तू उधर, तो एक्चुअली 90 डिग्री आगे नहीं रहा, अभी भी आगे, पर कुछ अल्फा एंगल आगे। जैसे अगर मैं ये बनाऊं तो ये आई है और ये है आपका वी, तो आगे अब कितना बचा? सिर्फ अल्फा। क्या फील आ गया तुम्हें? पक्का? पहले 90 डिग्री पे था, पर अब 90 और अल्फा निकालना हमको आता है। कैसे निकालते हैं? क्या कुछ पूछना है किसी को? पक्का? सुनो, नेक्स्ट सर्किट में अगर मैं यहाँ पे एक्सी ले लूं, कैपेसिटर लगा दूं, क्या लगा दूं? तो कैपेसिटर में पोटेंशियल क्या लैग करता है? तो क्या -90 आता? क्या आता? -90। इसका मतलब यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर आता। क्या आता? इसका मतलब ये एक्सएल ऊपर बनता तो क्या एक्सी नीचे बनता? इसका मतलब वो 90 डिग्री पीछे नहीं रहता, क्योंकि आर भी तो खींच रहा है। वो कितना पीछे रहता? अल्फा। यानी यहाँ आता माइनस अल्फा। क्या आता? बाकी एज इट इज। और यहाँ पे टैन की वैल्यू क्या हो जाती? एक्सी बाय आर। क्या हो जाता? कराऊंगा वो भी, पर क्या ये फील आया तुम्हें? पक्का? गारंटी? बोलो। ठीक है, बहुत अच्छे हो तुम लोग। मिटा दूं? कितने अच्छे हो। क्वेश्चन करोगे? यहाँ घर से करके लाओगे? करा दो। अच्छा, करके ले आओगे आप? अच्छा, कोई बात नहीं। अभी चेक करता हूँ ना, जो पहले दिए थे वो वाले चेक करता हूँ। सारे वही वाले चेक करूंगा ना। अच्छा, मैं करवा दूँ? ठीक है, इतने प्यार से बोल रही हूँ। मान लो ये है 8 ओम और ये है 6 ओम। कितना? आपको ई एज ए टाइम दिया हुआ है, आपको 20 sin 5t प्लस 60 डिग्री। कितना? फाइंड Z E नॉट E RMS I नॉट I RMS I एज ए टाइम t V R एज ए टाइम t एंड लास्ट में VL एज ए टाइम t। क्लियर बात? पक्का? कुछ मुश्किल? आ जाओ स्टार्ट करते। सबसे पहले निकालेंगे इम्पिडेंस। Z का फॉर्मूला क्या? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। सुनना मेरी बात ध्यान से, जहाँ पे गलती होती है। एक्सएल की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा एल। क्या होती है बेटा? ये तो मैंने ओम में दिया, यानी ये मैंने एक्सएल दिया। क्या दिया है? बट अगर मैं आपको ऐसे दे दूं 6 हेनरी, कितना दे दूं? तो फिर आपको इसको ओमेगा से 6 5 जा 30, फिर 30 डालना पड़ेगा। फील आया ना? फिर एक्सएल 30 ओम होगा। कितना होगा? क्योंकि वैल्यू तो ओमेगा एल है ना, तो ये बात याद रखना। अच्छा, सीधे 6 का स्क्वायर कितना? 36, 36 प्लस 64 100। तो Z की वैल्यू कितनी आ गई? 10। कितनी आ गई? कोई शक की बात? पहला ठीक। E नॉट तो सामने दिख रहा है। E नॉट की वैल्यू कितनी है? 20।
अगर ई नॉट की वैल्यू 20 है तो ई आर एम एस क्या होता है, ई नॉट बाई रूट 2, तो सीधे लिख देंगे 20 बाई रूट 2। कोई शक की बात, ये भी होगा ये भी हो गया। आई नॉट की वैल्यू बोल, आई नॉट क्या होता है, बिल्कुल वी नॉट बाई जेड, तो वी नॉट क्या 20 बाई 10 कितना आया 2 एम्पेयर, कितना ये भी आ गया। आई आर एम एस बोल कैसे निकालेंगे, आई नॉट बाई रूट 2 यानी 2 बाय, तो कितना आया रूट 2। अरे क्लियर बात। उसके बाद एक आई एज ए टाइम टी, कितनी समझ आ रहा है, आई एज ए टाइम टी कैसे लिखते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी, कुछ ऐसे। आई नॉट की वैल्यू कितनी है 2, तो लिखेंगे 2 साइन ओमेगा टी यानी 5t प्लस 60। अब रुक जाओ, कौन सा सर्किट है, एल सर्किट है, तो पोटेंशियल क्या करेगा लीड, इसका मतलब करंट क्या करेगी लैग, यहां डालेंगे माइनस, क्या डालेंगे पर माइनस 90 नहीं माइनस अल्फा, क्या आएगा, तो अल्फा निकालना पड़ेगा। अल्फा देख कैसे निकालेंगे, तेरे को पता है ये आर, ये क्या है एक्सएल, क्या ये आर सॉरी ये जेड और ये अल्फा, तो सबको पता है tan अल्फा किसके बराबर था, एक्सएल बाय, अरे हाँ या ना, तो एक्सएल की वैल्यू कितनी है 6, इसकी वैल्यू 8, तो वैल्यू क्या 3/4, तो 3/4 वाली ट्रायंगल कौन सी होती है 53, या ये याद है तुम्हें, ये 90, ये 37 और ये 53, ये 3, ये 5, ये 4, tan की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 का 37, इसका मतलब ये अल्फा की वैल्यू कितनी है 37। क्लियर आ गया। और 60 माइनस 37 करेंगे तो कितना आएगा, क्या 23, अरे कितना आया 60 माइनस 37, तो 3 यहाँ से बचा, 20 और बचा, तो यानी ये वैल्यू कितनी आई 23। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट देख, अच्छा ये पूछते ही नहीं है पर अगर पूछ जाए तो कौन सा बड़ी बात है, वी आर एज अ टाइम टी, बेटा वी आर का क्या मतलब है, इसके अक्रॉस, इसके लिए, तो फार्मूला क्या हो जाएगा पोटेंशियल का फार्मूला आई नॉट इंटू आर, तो आई नॉट की वैल्यू कितनी है 2, आर की वैल्यू कितनी है 8, तो कैसे हो ना साइन, अब सुना ध्यान से 5t प्लस 23, क्योंकि आई और वी में आर के केस में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। बट वहीं जब हम वी एल टी लिखें तो क्या ये 90 डिग्री आगे होता है, तो बिल्कुल, तो क्या लिखेंगे देखो आई नॉट इंटू एक्सएल यानी 2 इंटू 6 कितना आया 12 साइन 5t प्लस 90 प्लस क्या 113, क्योंकि पोटेंशियल क्या करता है लीड करता है 90 डिग्री से। क्या तुम्हें समझ आया, पक्का मुश्किल लगा, ये तो किया है ना। अच्छा एक क्वेश्चन घर के लिए कर लेना, ये समझ आ गया, किसी को पूछना है कुछ, कितनी पूछना है कोई आसान था, ठीक है। यहाँ पे कर देना 3 और यहाँ पे कर देना 4, कितना कर देना, आई की वैल्यू लिख देना 15 साइन 5t माइनस 30, और आपको ई एज ए टाइम टी निकालना है यहाँ पे, बाकी सब वैल्यू सेम। क्लियर, निकाल के ले आना, मिटा दूं पक्का। देखो जिसको एल सर्किट, आर सर्किट, सी सर्किट अलग अलग से आते हैं उसके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब जब ये तीनों सर्किट पढ़ लेंगे ना, फिर पढ़ेंगे एलसीआर सर्किट, क्या पढ़ेंगे, वो भी यही है, कुछ भी नहीं है उसमें, बस तीनों आ जाएंगे और कुछ भी खास नहीं है। आपको बस इतना पता होना चाहिए पोटेंशियल में कौन लीड करता है, सॉरी पोटेंशियल कब लीड करता है, इंडक्टर, कैपेसिटर में कौन लीड करता है, करंट, और आर के केस में और मतलब कोई लीड नहीं करता उसमें, ठीक है, सेम फेज पे होते हैं। अब हेडिंग डालेंगे आरसी सर्किट, क्या डालेंगे आरसी सर्किट। आरसी सर्किट देखो एक आर होगा और एक सी होगा, क्या होगा, ये आर और ये, ठीक। मान लो करंट बह रही है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, बताओ ई एज ए टाइम टी क्या 2 से मिलके बना है, बोला, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे ई आर टी, क्या कोई फेस का अंतर होगा, कोई फेस का अंतर, तो सीधे लिखेंगे आई नॉट आर साइन ओमेगा टी प्लस 5। कीर्ति ये समझ आया फेस का अंतर क्यों नहीं होगा, बिल्कुल आर में कोई फेस का डिफरेंस, हाँ इसमें होगा, कैपेसिटर में क्या हो करेगा, पोटेंशियल लैग करेगा, क्या करेगा 90 डिग्री से, यानी जब हम ई सी टी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आई नॉट इंटू एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस 5 माइनस, उसमें क्या आया था प्लस 90, इसमें क्या आया, हमको क्या चाहिए टोटल, तो सीधे टोटल क्या ले करेंगे आई नॉट आर साइन ओमेगा टी प्लस 5 प्लस आई नॉट एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस 5 माइनस 90। कोई शक की बात,
फिर से हम ऐसे करेंगे, यहाँ हमारा आई नॉट आर, बट इस बार पोटेंशियल पीछे आ गए, पीछे, तो क्या यहाँ बनाएंगे, इसको क्या बनाएंगे आई नॉट एक्स सी, तो यहाँ से अल्फा एंगल पे क्या निकलेगा, ये निकलेगा आई नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर का अंडर रूट, अरे पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और कुछ भी नहीं। इसका मतलब यहाँ पुट करो, ये आ गया आई नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5, पहले वाले का एंगल लिखा, अब आएगा माइनस अल्फा, यानी ये अभी भी लैग कर रहा है, पर अब 90 से लैग अल्फा से कर रहा है, उसमें अल्फा से लीड कर रहा था, अब अल्फा से क्या कर रहा है, यानी अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं तो आई अब इस तरफ है, अब वी 90 नहीं है, वी कहीं यहाँ पे है, और ये एंगल क्या है अल्फा। क्या फील आ गया पक्का? ये देखो डायग्राम इसकी ऐसे बनाई जा सकती है, ये है आर, ये है आपका एक्स सी, ये है आपका जी, ये है अल्फा, तो यहाँ से अगर आप tan अल्फा निकालो तो क्या हो जाएगा इस बार एक्स सी बाय, उसमें क्या था एक्सएल बाय आर, इसमें क्या है, कोई शक की बात? अच्छा और देख E एज ए टाइम t, इसको क्या लिखा, इसको लिखा आई नॉट जी साइन ओमेगा टी प्लस 5 माइनस अल्फा। इस जी को हमने बोला इम्पिडेंस, क्या बोला, पर इसकी बार इस बार इसकी वैल्यू क्या है, पिछली बार क्या था एक्सएल, यूनिट अब भी क्या रहेंगे ओम रहेंगे। क्या ऐसा लिखना ठीक है, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई जी, क्या ऐसे लिख सकते हैं? हाँ ऐसे लिख सकते हैं, पर क्या ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख नहीं सकते, फेस का अंतर है। क्या क्लियर होगी बात पक्का? यानी अभी भी ये लैग ही कर रहा है पोटेंशियल, पर अब 90 से लैग, अब रजिस्टर ने भी खींचा ना उसको अपनी तरफ, तो अब कुछ कम से लैग कर रहा है, मान लो पहले 90 से कर रहा था, अब 30 से कर रहा है, 40 से कर रहा है, 50 से कर रहा है, फील आ गया पक्का? कुछ पूछना है ना, एग्जैक्टली सेम है ना, बस जहाँ प्लस वहाँ 90, वो भी लॉजिक से, अपने नहीं कि काला पीला नीला, समझ रहे हो ना, आगे समझने वाले समझेगी। ठीक है क्लियर है बात पक्का? पूछना है कुछ, क्वेश्चन करें? कहते कुछ पूछना है? ये निकालना है आपको आर, अच्छा मेरी बात सुनना, ये सी नहीं था, ये एक्स ही लिया था, क्या ले लिया था, ठीक है सुन, मान लो ये है आपके पास 3 ओम, सॉरी ये मान लो 4 ओम और ये मान लो 3 ओम, क्या मान लो, इसकी वैल्यू ले लो 15 कहाँ 5 साइन 10t माइनस 45 डिग्री, ठीक है मिटा दो उसको, वही सब फाइंड करना है जो पहले किया था, z फाइंड करो, सब कुछ फाइंड करो। देखो सबसे पहले z फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, z का फॉर्मूला क्या है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। अच्छा सुन रहे हो फिर से, आपने सबसे पहले ये देखना है आपको एक्स दिया है या फिर सी दी है, फर्क है दोनों में, अगर सी दिया होगा तो माइक्रोफैरड में दिया होगा, किसमें, और ये दिया होगा ओम में, और एक्स की फॉर्मूला क्या है सबको पता है 1/ओमेगा सी, यानी ओमेगा सी निकालो फिर उसको 1 से डिवाइड करो, दैट इज योर एक्स सी, सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं कर देना, वो ओमेगा एल में होता था। अच्छा दिस का स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर, इसकी वैल्यू आई 5, कितनी, अच्छा आई ई नॉट बोल, ई नॉट की वैल्यू कितनी है 5, ई नॉट की वैल्यू, ई आर एम एस की बोल 5/√2, आई नॉट की बोल, आई नॉट क्या होता है वी नॉट बाई जेड, तो वी नॉट क्या 5, जेड की वैल्यू 1, आर एम एस बोल 1/, अरे हाँ ना, अच्छा आई एज ए टाइम टी बोल, तो क्या हो जाएगा आई नॉट यानी 1 साइन 10t माइनस 45 माइनस अल्फा, माइनस प्लस ऐसे नहीं देखना, किसने बोला, ध्यान से देखो, करंट है, करंट सी में क्या करता है लीड करता है, तो यानी यहाँ पे क्या आएगा प्लस अल्फा, माइनस तब लिखते जब आई दिया होता और ई निकालते फिर माइनस आता। अच्छा इसका मतलब अल्फा चाहिए, तो अल्फा की tan अल्फा सबको पता है क्या बराबर होता है एक्स सी बाय आर, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 3/4, 3/4 वाला ट्रायंगल अभी तो बड़ी थी 37, तो यानी ये कितना है 37, तो कितना आया क्या 8, -8 आया नहीं आया, तो यानी आई एज ए टाइम टी की वैल्यू जो आई वो आई 1 साइन 10t माइनस 8। अगर मैं लिखूँ v एज ए आर टाइम टी तो क्या लिख सकता हूँ आई नॉट इंटू आर, आई नॉट की वैल्यू कितनी है 1, आर की वैल्यू 4, तो आया 4 साइन 10t माइनस 8 प्लस 90 माइनस 90, ये कुछ नहीं, क्योंकि आई और v आर के केस में कोई फेस का डिफरेंस, पर जब कैपेसिटर में लिखूंगा v तो लैग करेगा ना 90 डिग्री से बिल्कुल, तो क्या लिखूंगा आई नॉट इंटू एक्सएल, आई नॉट की वैल्यू 1, एक्सएल की वैल्यू तो 3 साइन 10t माइनस 8 माइनस 90 या प्लस 90, कैपेसिटर के केस में v क्या करता है
लैग करता है, तो -90 यानी सीधे -98। अरे तुम्हें आया नहीं आया यही क्वेश्चन, इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। पता चल गया पक्का या निकल गया प्राण? पक्का हेडिंग डालेंगे अब, क्योंकि हेडिंग डालेंगे, तुमने भी पढ़ा, हेडिंग डालो एलसी सर्किट, हेडिंग डालेंगे एलसी सर्किट। अच्छा घर से करके आया ना, होमवर्क है कि खुद ही क्वेश्चन बनाओ और खुद ही आंसर ले आओ। अरे बना सकते हो ना यार, प्रॉपर रूट में क्वेश्चन बनाना। देखो मैंने 6 और 8 इसलिए लिया था क्योंकि रूट 10 आ रहा था। अरे रूट नहीं आए 10 तो क्या है, तो रूट में चलाते रहना, आंसर तो अब भी आएगा ना यार। ठीक है, हेडिंग डालेंगे एलआर सर्किट। कैसा? पहली बात, एलआर सर्किट ये रियलिस्टिक सर्किट नहीं है, रियलिस्टिक सर्किट नहीं है ऐसा, सॉरी एलसी सर्किट, क्योंकि बेटा आर तो होगा ही होगा ना यार। अगर एल है, कुछ कॉइल है, तो रेजिस्टेंस भी, कैपेसिटर है तो रेजिस्टेंस भी, यानी ये रियलिस्टिक सर्किट। मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कितने सर्किट पढ़ने, हमने पढ़ना प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, मुंह में वाई नहीं है क्या, प्योरली इंडक्टिव, आरसी सर्किट, आरएल सर्किट और एलसी सर्किट और एलसीआर। प्योरली रेजिस्टिव क्या प्रैक्टिकल है? प्योरली रेजिस्टिव हाँ प्रैक्टिकल है, हो सकता है। प्योरली इंडक्टिव ऐसा हो ही नहीं सकता, आर नहीं हो। प्योरली कैपेसिटिव आरसी सर्किट हो सकता है, हाँ आरएल सर्किट हो सकता है, एलसी सर्किट एलसीआर हो सकता है। तो ये रियलिस्टिक सर्किट, इसका मतलब एक इसमें क्या होगा एल और एक क्या होगा इसमें, ये हमने बाद में पढ़ना, पर कोई बात नहीं, मान लो कुछ ऐसे है। आई की क्वेश्चन दे रखी है इसमें, वही सेम, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 लेना है, लो नहीं लेना लो, ये है आपके पास एक्सी और ये आपके पास एक्सएल। कोई शक की बात? सबसे पहले क्या लिखें, ई एज ए टाइम टी निकालना है हमको, कैसे लिखते हैं? पहले लिखेंगे ई एल टी और फिर क्या लिखेंगे ई सी टी। अरे ऐसे ही लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इसका फॉर्मूला क्या, आई नॉट इंटू एक्सएल साइन ओमेगा टी। अब मुझे एक बात बताओ, एल सर्किट पोटेंशियल लीड या लैग? पोटेंशियल, तो क्या लिखेंगे +90। कोई शक की बात? इसमें क्या लिखेंगे आई नॉट एक्स सी साइन ओमेगा टी -90। क्या ये बात चमकी तुम्हें, फील आया? इसका मतलब अगर हमको ई एज ए टाइम टी लिखना है तो क्या लिखेंगे, सीधे लिखेंगे ई एल टी प्लस ई सी टी। कोई शक की बात? अगर तुम्हें याद हो तो आई नॉट एक्सएल क्या ऊपर बनता था, पहले देख लो यार, उतारने लग गए हो पहले। आई नॉट एक्सएल क्या ऊपर बनता था, क्या है उसमें, क्या है आई नॉट एक्सएल कहाँ है? अबे इससे हॉरिजॉन्टल से 90 ऊपर है ना, और एक्सी हॉरिजॉन्टल से क्या है नीचे है ना यहाँ पे, तो ये कैसे बना, बना नहीं बना, बना। तो इसमें z की वैल्यू क्या आई, तू बता, तू बता, इसमें z की वैल्यू क्या आई? अबे इसमें दो वेक्टर, अगर मान ले दो वेक्टर है तो दोनों अलग अलग है ना यार, मान ले अपोजिट है तो माइनस करेंगे ना सीधे, तो क्या हो जाएगा देख। पर इसमें केस बनता है इफ एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी एंड इफ एक्सी इज ग्रेटर देन, बन सकता है ना यार। देख अगर ये बड़ा हुआ तो ये दोनों वैल्यू ऊपर जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई नॉट एक्सएल माइनस, अरे बनेगा नहीं बनेगा, आई नॉट कॉमन आ गया, इधर क्या बनेगा आई नॉट एक्सी माइनस, अरे बनेगा। इसका मतलब ये क्या है जी, ये भी क्या है, और दोनों को क्या बोलते हैं हम, इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं, अभी तक तुम्हें याद नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, इम्पीडेंस। यानी इम्पीडेंस की वैल्यू क्या है, एक्सएल माइनस एक्सी और एक्सी माइनस एक्सएल। इसमें से क्वेश्चन आपको आएगा ही नहीं, पर फिर भी मैं आएगा तो मैंने बता दिया आपको, या नहीं बोलो? ठीक है, क्लियर है, पक्का? कुछ पूछना है क्या? अच्छा एक बात बताओ, इसमें आर कितना है? इसमें आर है R0, किसमें? ऐसा और कोई सर्किट जिसमें R0? प्योरली कैपेसिटिव सर्किट आर कितना? प्योरली इंडक्टिव सर्किट, याद रखना इस बात को, थोड़ी देर के बाद डिस्कस करूंगा। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, और कौन सा सर्किट है, एलसी सर्किट। आर कितना? 0। अच्छा यहाँ पे 5 चल रहा होता तो यहाँ पे 5 आ जाता, तो यहाँ पे 5 आ जाता बस।
अच्छा इसमें अल्फा का फॉर्मूला मैं नहीं पढ़ा रहा, इसमें tan अल्फा क्या हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, और दूसरा क्या हो जाएगा एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर। अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा। राकेश तेरी घड़ी में टाइम कितना हो रहा है बेटा? अब बहुत टाइम है, जल्दी करो, जल्दी करें। बेटा चल ठीक है। अब हमने इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं? उसके लिए हमको पावर समझनी पड़ेगी। क्या समझनी पड़ेगी? आ जाओ देखते हैं। पावर हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ी, फार्मूला क्या था? E इंटू आई। क्या फार्मूला? कितने फार्मूले पढ़े थे? 3। E इंटू आई या V इंटू आई, आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर बाय आर। T से मल्टीप्लाई करो तो एनर्जी आ जाएगी। हम बिल किसका देते हैं? एनर्जी पावर, एनर्जी का। क्या 1000 वाट की अगर कोई डिवाइस यूज करे 1 घंटा तो क्या 1 यूनिट चढ़ता है? अरे हाँ ना बोल, ये चलता ना, ठीक है वेरी गुड। अब देख, अगर मैं पावर एज ए टाइम टी लिखूं तो क्या E एज ए टाइम टी और I एज ए टाइम टी? क्यों लिखना समझाता हूं तेरे को। मान ले I ऐसे हमारे घर में जो आ रहा है, क्या ऐसे आ रहा है I नॉट साइन ओमेगा टी, और मान ले कोई फेस का डिफरेंस है इनके बीच में थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? V एज ए टाइम टी क्या हो जाएगा? V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अरे हाँ ना, अरे होगा नहीं होगा? इसका मतलब जो पावर लिखूंगा मैं, जो पावर लिखूंगा वो क्या लिखूंगा? V इंटू आई, यानी देख ये V और ये I, तो मैं लिख रहा हूँ I नॉट V नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये लिखूंगा नहीं लिखूंगा? ध्यान से देख, पावर का टाइम के साथ लगातार चेंज हो रही है यार। E और I कांस्टेंट, वो टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, यानी पावर भी टाइम के साथ। तो हमको एवरेज पावर चाहिए। क्या चाहिए? तो मैंने आपको पहले समझाया था जब हमने IRMS ये सब निकाला था, एवरेज वैल्यू, कि कोई भी क्वांटिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है तो उसका एवरेज कैसे निकालते हैं। अगर मुझे P एवरेज निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ P डॉट डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dt। क्या तुम्हें याद है? अरे करवाया था नहीं? 0 से लेके T और 0 से लेके T, तो T की वैल्यू कितनी है? 2 पाई बाय ओमेगा, फुल साइकिल। अरे हाँ ना, हमको तो एवरेज चाहिए ना यार, क्योंकि वो हर टाइम के साथ हर टाइम चेंज हो रही है। वो हमारे घर में तो ऐसी बिजली आ रही है ना, और ऐसी वोल्टेज आ रही है, टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो डायरेक्ट करे उसका एवरेज निकालेंगे, ये फॉर्मूला क्लियर। कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करनी है। आजा, पावर एवरेज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P डॉट डी टी, यानी ये वैल्यू, ये क्या है? I नॉट V नॉट साइन ओमेगा टी इंटू, बेटा साइन A प्लस बी। क्या साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी? साइन A प्लस बी, साइन A कॉस बी, कॉस A साइन बी। तो यहाँ पे मैं खोल रहा हूँ इसको, ध्यान से देखना, ये आ जाएगा साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। कोई शक की बात? बिल्कुल सही। तो पावर एवरेज कहाँ से कहाँ? 0 से लेके 2 पाई बाय ओमेगा डिवाइडेड बाय 0 से लेके 2 पाई बाय ओमेगा डॉट डी टी। इसके बाद पावर एवरेज, सुनते जाना, थोड़ा सा यहाँ से लिखता हूँ, यहाँ आ जाएगा I नॉट V नॉट साइन ओमेगा टी को मल्टीप्लाई कर दो उसके साथ, क्या आ जाएगा? देखो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा, प्लस अलग से एक टर्म लिखो, ये आ जाएगा I नॉट V नॉट साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ थीटा। क्या फील आया सबको? समझ आ गया? यानी ये इंटीग्रेशन अलग, ये इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई बाय ओमेगा और 0 से लेके 2 पाई बाय ओमेगा डिवाइडेड बाय टी खोल दिया तो ये सीधे बचा 2 पाई बाय ओमेगा, ये भी बचा 2 पाई बाय। कोई शक की बात? अच्छा सुन, इसको मल्टीप्लाई कर 2 से और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर 2 से, तो ये क्या बना? 2 साइन A इंटू कॉस A। क्या फार्मूला? साइन टू आई से। फील आया तुम्हें? ये देखो ये फार्मूला है गुड़िया, फार्मूला क्या सुनो, 2 साइन A, देखो थोड़े बहुत फार्मूले अब आपको आने चाहिए, ये मैंने पहले भी कराया। ये है साइन ट्वाइस A के बराबर। क्या इसका एंगल भी ओमेगा टी, इसका भी ओमेगा टी, तो ये बन गया 12 साइन A इंटू कॉस A, तो आंसर है साइन ट्वाइस A। कितना? तो यानी हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 कट गया, ये बच गया यहाँ पे साइन ट्वाइस, और A की वैल्यू कितनी है? ओमेगा टी।
फील आ गया? अब देखो ये पूरी टर्म में जीरो आएगी, कितनी आएगी? मैं करके नहीं दिखा रहा, बोर्ड छोटा है, सुन लो। साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन क्या? माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। जब 2 ओमेगा तो नीचे भी आएगा, उसको छोड़ो। यहाँ पे आया कॉस, क्या आया? अपर लिमिट देखो क्या 2 पाई बाय ओमेगा, ये देखो ये ऐसे बने ना, ये बना कॉस 2 ओमेगा टी। बेटा एक काम करते हैं, इस टी पे 2 पाई बाय ओमेगा डालो तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, कॉस 4 पाई यानी कितना होता है? 1। कितना होता है? फिर यहाँ पे 0 पुट करो तो कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है? 1। पर यहाँ पे -1 -1 क्या? -1 + 1 कितना आया? 0। फील आ गया पक्का? अच्छा यहाँ पे देख, यहाँ पे भी मैं करके दिखाऊंगा। तेरे को पता है साइन स्क्वायर एक्स, इसको कैसे लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस कॉस 2x/2। क्या याद है तुम्हें? तुम ऐसे लिखते होगे 1 माइनस कॉस 2x/2, मैंने अलग अलग कर दिया। अगर तू ध्यान से देख तो इसकी इंटीग्रेशन फिर 0 आने वाली है। अरे फिर इसकी ये साइन में कन्वर्ट होगा, फिर इंटीग्रेशन कितनी आएगी इसकी? पीछे का बचा 1/2, क्या बचा? पर 0 से लेके टी भी है 2 पाई बाय ओमेगा, तो ये वाला 2 पाई बाय ओमेगा जब खुलेगा और ये वाला 2 पाई बाय ओमेगा क्या हो गए? कैंसिल। और यहाँ पे साथ में चलता रहा 1/2, क्या चलता रहा? और ये भी कैंसिल हो गया। इसका मतलब जो पावर एवरेज बचा, अरे बोर्ड छोटा तभी करके कर लेना घर पे, पावर एवरेज ये बचा I0 V0/2 इंटू कॉस थीटा। फील आया? अब 2 को कैसे लिख सकते हैं? √2 इंटू √2। अब I0/√2 क्या? IRMS, V0/√2। तो पावर एवरेज का जो फॉर्मूला आया वो आया IRMS इंटू VRMS इंटू कॉस ऑफ थीटा। फील आया? और इस कॉस थीटा को हम बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। सीधा बोलते पावर फैक्टर। इसी के बारे में चर्चा करनी है, पर क्या तुम्हें समझ आया? अरे हाँ ना, पक्का? ये वाला मिटाओ। अच्छा, कैलकुलेशन घर पे जाके करना, आएगा यही, ठीक है। इसको मिटाता हूँ 2 मिनट। देखो यहाँ पे अब आपको पता हुआ है हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं I0 = V0/Z। लिखते हैं नहीं लिखते? लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। √2 से डिवाइड करो, √2 से यहाँ भी, ये क्या बन गया? ये Z है, ठीक है। ये बन गया IRMS और ये बन गया VRMS/Z। यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं IRMS = VRMS/। अब ये वैल्यू ना यहाँ पे पुट करते जाओ तो पावर के फार्मूले बताते जाओ मुझे। एक तो वो फार्मूला आ गया ना, IRMS की जगह VRMS, तो आ जाएगा V² RMS/Z इंटू कॉस ऑफ थीटा। एक ये फार्मूला आ गया। एक और फार्मूला देख, VRMS को क्या लिखा? IRMS/Z, ठीक आ जाएगा IRMS² इंटू Z कॉस ऑफ थीटा। जो फार्मूला इस्तेमाल कर, जो नीड होती है वो इस्तेमाल करो। क्या तुम्हें आया नहीं आया? पक्का समझ आया? इसके बारे में चर्चा करनी है पावर फैक्टर के वाले में, पर क्या ये बात पता चली? अब सुनो, बिठाओ उसको, बैठा दो, कुछ उतारना है। हमारे घर में जितने भी सर्किट बनते हैं, हमारे घर में कुछ भी है, हमारे घर में हमारा फैन चल रहा है, अगर AC है, हीटर है, कुछ भी है, सबका बेटा जो पावर फैक्टर होता है वो, मतलब सबका पावर फैक्टर होता है, नहीं क्या होता है? सबका पावर फैक्टर होता है। पावर फैक्टर हर चीज का होता है। पावर फैक्टर क्या होता है बेटा? हर चीज का पावर फैक्टर होता है। यार होगा ना यार, सब जितने भी डिवाइसेस हैं, क्या वो LRC से मिलके बनी है? कॉइल लगी हुई है, कैपेसिटर लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है, सब चीज से मिलके बनी है। तो उनके लिए जो वैल्यू है, सुनो पहले, जो वैल्यू है पावर एवरेज की वो क्या आई? IRMS इंटू VRMS इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो उनके लिए एक चीज डिफाइन होगी, इसको बोला पावर फैक्टर। क्या बोला? अच्छा, अब इसकी एग्जांपल समझाता हूँ मैं। मान लो गवर्नमेंट हमको क्या V भेज रही है, अरे हाँ, उसके अकॉर्डिंग आई नहीं कर रही है, पर चलो एक एग्जांपल के लिए मान लो पावर की बात करते हैं। मान लो गवर्नमेंट 10 वोल्ट भेज रही है, उसके हिसाब से 10 एम्पेयर बनी, और पावर फैक्टर की कहानी भूल जाओ, तो आपके पास 100 वाट की पावर है। कितने की? एग्जांपल समझा रहा हूँ क्योंकि 100 से रिलेट करना आसान है आपको, ठीक है। बिल्कुल, ये तब होता है जब पावर फैक्टर की कहानी, ये हमको गवर्नमेंट भेज दी। क्या भेज रही है? गवर्नमेंट भेज रही है भाई हमको, ठीक है। पर ये जो कॉस थीटा होता है ना, ये हमारे डिवाइसेस का होता है। किसका होता है? पावर फैक्टर हमारे डिवाइसेस का होता है। किसका होता है? जैसे एग्जांपल मान लो कोई फैन चला रहा हूँ, क्या चला रहा हूँ? फैन चला रहा हूँ, तो मेरे फैन का जो पावर फैक्टर है, ध्यान सुनना, वो है बेटा 1। कितना? तो कॉस थीटा 1 होगा। तो गवर्नमेंट 10 × 10, तो मुझे मिला 100 वाट। क्लियर? पर मान ले मैं चला रहा हूँ AC। क्या चला रहा हूँ? AC का पावर फैक्टर मान ले 0.7 मान ले, ठीक है। तो मुझे कितना मिला? ये मिला 100 × 0.7, कितना मिला? 70। कितने पावर मिली? ठीक है। मान ले मैं कोई लिफ्ट चला रहा हूँ, लिफ्ट भी होती है ना यार बिल्डिंग्स में, लिफ्ट चला रहा हूँ, तो पावर मेरे को कितनी, मान ले इसका है 0.5, तो 10 × 10 × 0.5, तो मुझे कितना आया? 50%।
इसका मतलब गवर्नमेंट हमको भेज रही है 100, कितना भेज रही है? पावर छोड़ के आप एनर्जी पे खेलो, अरे टाइम से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ना। मान लो गवर्नमेंट ने 100 जूल की एनर्जी भेजी, कितने की? हमने खर्ची 100 तो गवर्नमेंट खुश है, हमने खर्ची 90 तो गवर्नमेंट खुश है। पर जैसे ही हम 70 और 60 खर्चेंगे तो गवर्नमेंट खुश है। आप बिल पूरा पे भरोगे, आप बिल 100 जूल का भर रहे हो बिल, गवर्नमेंट बोल रही है कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपका पावर फैक्टर 0.9 से कम हो गया, किससे हो गया, तो आपको पेनल्टी लगेगी। क्या लगेगी? क्योंकि फील करो गवर्नमेंट आपको 100 जूल की एनर्जी भेज रही है और आप खर्च कितनी रहे हो, 50%। इसका मतलब 50% वेस्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आप गवर्नमेंट बोल रही है बेशक आप पैसे दे रहे हो, बट इस एनर्जी से मैं किसी गांव में बेच सकता था बिजली, किसी और चीज काम में लगा सकता था, तो आपको पेनल्टी पड़ेगी। क्या पड़ेगी बेटा? लाखों में हो जाती है पेनल्टी, इतनी भारी होती है। तो इस पेनल्टी से बचने के लिए एक ब्रांच है बीटेक की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उसमें पढ़ोगे कैपेसिटर बैंक लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? वो भी अपने आप में इंजीनियरिंग है पूरी, उसमें भी एक रिएक्टिव पावर होती है, एक एक्टिव पावर होती है। रिएक्टिव पावर को कम या ज्यादा करते हैं, फिर लैग करता है, बहुत बड़ी कहानी है उसके पीछे, वो आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है। बट इसका मतलब जो पावर फैक्टर है वो हमारा अच्छा होना चाहिए, बुरा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बुरा होगा तो पेनल्टी बचेगी। आपके घर का बिजली का बिल आता है ना, उस पर लिखा होगा पावर फैक्टर, और मैं सच बता रहा हूँ 0.95 से ज्यादा ही होगा। अरे आपके घर पे क्या लिफ्ट लगी है क्या? क्या बड़े बड़े एसी लगे हैं क्या? अबे 1-2 टन की एसी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बड़े बड़े एसी समझे, जो इंडस्ट्रीज में लगते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में लगते हैं। इवन कि उनका इतना हो जाता है कि उनको अपना अपना ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है कई बार अपने प्रीमिसेस के अंदर, वो भी गवर्नमेंट पैसे देती है, पैसे चार्ज करती है। फील आया? अरे मान लो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वो अपना ट्रांसफार्मर लगा सकती है, डिपेंड करता है उनकी यूसेज कितनी है, 50,000 किलोवाट है, कितना यूज करना है उन्होंने। अरे हाँ ना, तो क्लियर है बात, उसके पैसे देने पड़ते हैं, उसकी मेंटेनेंस खुद करनी पड़ती है। इसका मतलब हमारा पावर फैक्टर 0.9 से अच्छा होना चाहिए। और हमारे घर में हाँ होता भी है, इसमें कोई शक की बात होता है। हमारे घरों में हमको क्या पेनल्टी बचती रहती है क्या? पर पावर फैक्टर लिखा होता है। अरे तुम्हें आया नहीं आया, फील पता चला। अब बात आती है गवर्नमेंट हमारा पावर फैक्टर कैसे जान गई? अरे फील करो, गवर्नमेंट तो VI भेज रही है ना। इसका मतलब पावर फैक्टर जो हम डिवाइसेस लगा रहे हैं, RLC, जो पक्का लगा दिया हमने, रेफ्रिजरेटर लगा दिया हमने, AC लगा दिया, इन्वर्टर लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, सबका क्या है पावर फैक्टर। तो ये ऑटोमेटिकली जो आते हैं ना ये, तो इनका पावर फैक्टर होता है। आप सर्च मारोगे ना फ्रिज का कितना पावर फैक्टर, तो आएगा 0.7 से 0.8, 0.9, तो ये आएगा। तो जिसका जितना पावर फैक्टर अच्छा वो उतनी ज़्यादा कम एनर्जी वेस्ट करेगा। क्या फील आया? पक्का? जैसे मैं तुम्हें 100% पढ़ाता हूँ, तुम कितना याद रखते हो? 30%। और 2 दिन के बाद तो तुम पे क्या लगनी चाहिए? पेनल्टी। क्या लगनी चाहिए? फीस तो तुम दे रहे हो, गवर्नमेंट को पैसे तो तुम दे रहे हो, पर पेनल्टी अगले से लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? बस यही बात। फील आ गया तुम्हें? तुम ऐसा नहीं बोल सकते सर फीस तो दे रहे हैं 30% ही पड़ेंगे, ऐसा ना। मैम तो मेरी खर्च हो रही है ना, वैसे गवर्नमेंट भी हो रही है, रिसोर्सेज तो हमारे हैं ना, तुम कैसे, तुम पैसे दो तो क्या, तुम यूज तो गलत कर रहे हो ना। तो फील आ गया? पावर फैक्टर अच्छा होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात सुनो, अच्छा ये बता दूं, ये बात याद रखना, पावर फैक्टर अच्छा, और अच्छा होता भी है ऐसी बात नहीं। अच्छा यहाँ पे देखो आप, अभी तक हमने जो सर्किट पढ़े उसकी बात करते हैं थोड़ी सी। हमने सर्किट पढ़ा, हमने पहला सर्किट पढ़ा प्योरली रेजिस्टिव, कौन सा? दूसरा कौन सा पढ़ा? प्योरली इंडक्टिव। तीसरा प्योरली कैपेसिटिव। चौथा RC। फिर RL, और लास्ट में कौन सा पढ़ा? LC। प्योरली रेजिस्टिव के केस में कोई फेज का डिफरेंस, इसके केस में फेज का डिफरेंस होता है। ये लीड करती है, क्या करती है? और ये क्या करता है? लैग करता है। अरे क्या लैग करता है इसमें? अगर यहाँ पे मैं I बना रहा हूँ तो ये I है तो ये V है, पोटेंशियल लैग करता है, ठीक है, 90 डिग्री। किससे? और यहाँ पे डिग्री 0 डिग्री, कितना? अरे I और R सेम होते हैं ना, V भी सेम। क्लियर? अरे पता है ना, R की ही डायरेक्शन में I होता है और V भी उसी साइड होता है, तो क्या ऐसे बनेगा दोनों, ठीक है। यहाँ पे देख RC सर्किट में बेटा, RC सर्किट मतलब RB और CB है, तो R क्या यहाँ बनेगा? क्या XC यहाँ बनता था, बट ये कोई अल्फा ही पीछे होता था। अरे हाँ या ना, ये V था। अब R की जगह ही क्या बनेगा? I, तो इधर I भी बोल सकते हो और R भी बोल सकते हो। यहाँ पे देख ये वाला सर्किट R यहाँ था, पर क्या XL ऊपर था, तो अल्फा एंगल पे क्या Z यहाँ बन रहा, जहाँ I है उसको हम I भी बोल सकते हैं। और ये तो LC सर्किट था, आपको पता है XL ऊपर और XC नीचे, या फिर मतलब कहीं भी बन सकता है, वो डिपेंड करता है कौन सा बड़ा है। अगर ये बड़ा हुआ तो ऊपर, ये बड़ा हुआ तो नीचे, ठीक है। आप सुनते जाए ध्यान से।
अगर मैं बात करूं पावर फैक्टर की, किसकी बात करूं? पावर फैक्टर की। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? कॉस थीटा। बेटा इसके लिए 0, तो कॉस 0 कितना होता है? 1। यानी प्योरली रेजिस्टिव के केस में कॉस जो अपना पावर फैक्टर होता है वो कितना होता है? 1। कितना होता है? यहाँ पे 90 डिग्री, तो कॉस 90 कितना? 0। कॉस 90 यहाँ पे देख, कॉस यहाँ पे अल्फा है, क्या है ये? इसको थीटा ले लिया, थीटा लिया ना हमने पावर फैक्टर, तो थीटा ले ले, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पे कॉस थीटा बोल बेटा, फील करना है यार, कॉस की वैल्यू क्या होती है? क्या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज? बेस क्या है? ये हाइपोटेन्यूज क्या है? तो ये बेस क्या है? आर, हाइपोटेन्यूज क्या है? जेड, तो आर बाय। अरे हाँ या ना, ये भी ये जेड है ना, ये जेड है ना, तो क्या हो गया? आर बाय। अगर यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे कितना आएगा? और यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना आएगा? अरे आर ही नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो आर। अब सुन, यहाँ आर नहीं है, यहाँ आर नहीं है, यहाँ आर नहीं है, बट पावर, सुनना ध्यान से जो मैं चीज समझा रहा हूं, पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या याद रखना है आपने? आर बाय जेड। क्या फॉर्मूला रखना है? इन तीनों केसों में आर ही नहीं है, क्योंकि कॉस थीटा का फॉर्मूला हमने क्या याद रखा? आर बाय जेड। क्या फॉर्मूला रखा? ये जो यहाँ पे आया। अगर आर ही नहीं है, अगर आर ही 0, तो क्या कॉस थीटा भी 0? ये 0, ये 0 और ये भी, क्योंकि आर इनमें ये रियलिस्टिक सर्किट ही नहीं है। ये सर्किट, पावर का फॉर्मूला क्या है एवरेज का? आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा 0, तो क्या पावर 0? अरे हाँ या ना, पावर 0 है पर वी और आई तो है। तो ऐसी करंट को जिसमें पावर 0, इसको बोलते हैं वॉटलेस करंट। क्या बोलते हैं? वॉटलेस करंट। याद रखो, लिखाऊंगा नहीं डेफिनेशन। वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट का मतलब क्या है? वॉट क्या होता है बेटा? ऐसा यूनिट ऑफ पावर, यानी पावरलेस करंट है। कैसी? करंट तो है पर कोई ताकत उसमें, अरे कहां से होगी? कॉस, उनका पावर फैक्टर कितना है? 0। पावर फैक्टर 0, तो पावर एवरेज कितनी? 0। पर इसका मतलब ये नहीं कि आई आर एम एस 0। अब तुम मेरे को नल्लों की तरह क्यों देख रहे हो? पावर का फॉर्मूला बता। आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। इन तीनों केस में कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? तो यहां 0 डाल, तो क्या पावर 0? बट इसका मतलब ये नहीं है कि आई आर एम एस और वी आर एम एस नहीं है। ये तो है ना यार, मान ली इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 10, तो ये तो है ना। 0 तो ये हो रहा है, पावर 0। ऐसी करंट को हम बोलते हैं वॉटलेस करंट। क्या बोलते हैं? और कौन से करंट, कौन से सर्किट में पाई जाती है? जो अनरियलिस्टिक होते हैं, जो रियलिस्टिक, यानी प्योरली इंडक्टिव कोई है ही नहीं बेटा, रेजिस्टेंस तो होगी ना। प्योरली कैपेसिटिव कोई है ही नहीं, रेजिस्टेंस तो होगी ना। एलसी कोई है नहीं, रेजिस्टेंस तो होगी ना। तो जहां पे रेजिस्टेंस का काम नहीं है, मतलब जहां दिखा रहे नहीं है, जो ऐसी सर्किट आइडियली ख्वाबों में सर्किट है, जो ख्वाबों में सर्किट है, उनका कॉस थीटा कितना होता है? 0। पावर फैक्टर 0, तो पावर एवरेज 0। पर ऐसी करंट को हम बोलते हैं वॉटलेस करंट। क्या बोलते हैं? यानी करंट तो है पर कोई ताकत नहीं है। क्लियर होगी बात? पक्का? बिठाऊं इसको 2 मिनट। यहां पे देखो, अब हमको एक और फॉर्मूला पता चला। अच्छा इस केस में देख, आर भी यही, जेड भी यही, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आर बाय जेड। तो सीधे लिख सकते हैं जेड बाय जेड या आर बाय आर। तो वैल्यू कितनी आ गई? 1। कितनी आ गई? तो वही तो आई है वहां पे। अच्छा यहाँ पे देख, पावर एवरेज के फॉर्मूले बोलते जा। हमने फॉर्मूला पढ़ा आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस थीटा, यानी आर बाय जेड। एक और फार्मूला पी एवरेज इज इक्वल टू, एक और फार्मूला पढ़ा था क्या? आई आर एम स्क्वायर, क्या फार्मूला था? आई आर एम एस स्क्वायर इंटू जेड इंटू कॉस इंटू आर बाय जेड। हाँ बिल्कुल, जेड जेड कटा तो वैल्यू आ गई। पावर एवरेज का एक और फार्मूला आ गया, इधर ही लिख देता हूँ, आई आर एम एस स्क्वायर आर। ठीक है, पावर एवरेज का एक और फार्मूला वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन जेड का स्क्वायर इंटू आर। क्या याद रहेंगे फार्मूले? पक्का? हाँ या ना? नहीं चला पता? पक्का? अच्छा मान लो क्वेश्चन में बोल गया कि अच्छा पावर फैक्टर निकालना कितना आसान है। सुनो, आर पता है, जेड पता है, निकल जाएगा? निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो कोई इंडक्टर ले लिया। क्या ले लिया? इंडक्टर ले लिया भाई आपने, सिर्फ इंडक्टर लिया। क्या लिया? सिर्फ इंडक्टर। बताओ कि इस इंडक्टर की रेजिस्टेंस तो होगी ना उसके पास, रेजिस्टेंस कितनी है और इंडक्टेंस कितनी है? बेटा अगर इंडक्टेंस पता चल जाए, रेजिस्टेंस पता चल जाए, तो क्या इंपेडेंस भी पता चल गया? अरे इंपेडेंस का फॉर्मूला क्या है? एक्सएल प्लस आर स्क्वायर है यार। अगर जेड पता चल गया तो एक्सएल पता चल गया, आर तो पता ही है। तो आर बाय जेड करना तो गधों को भी आता है डिवाइड करना। तो अगर आर बाय जेड कर दिया तो दैट इज कॉस थीटा ना यार। तो पावर फैक्टर पता चल गया ना। तो ऐसे तो निकालते पावर फैक्टर, प्रैक्टिकली तरीका है ये। एक इंडक्टर है, उसको डीसी से कनेक्ट कर देंगे और बोलेंगे 5 एम्पीयर की करंट दे रहा है बाद में। फिर उसको एसी से कनेक्ट कर देंगे 50 हर्ट्ज पे, 20 वोल्ट पे, तो फिर वो दे रहा है 4 एम्पीयर की करंट। बताओ इसका आर कितना है, इसकी इंडक्टेंस कितनी है? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कल कराऊंगा आपको ये क्वेश्चन। बट मेरी बात याद रखना कि क्या बात याद रखना, मुझे भूल ही गया। कौन सी बात थी?
मेरी बात याद रखना, पढ़ के आना, मार दूंगा नहीं तो। ये वाली बात नहीं थी यार। अच्छा एक और बात सुन लो, चलो छोड़ो, मुझे भूल गया। अच्छा पहली बात वो वैसे हम इंडक्टर वो वगैरह निकाल सकते हैं। दूसरी बात जो हमारा LR सर्किट है ना, कौन सा सर्किट, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सर्किट है। उसके हम बनाते हैं चोक कॉइल। क्या बनाते हैं? मैंने आपको लिखाया भी था, इंडक्टर को चोक बोलते हैं। हमारी ट्यूबलाइट है 220 आ रही है हमारे घर पे, क्या 220 इसको देंगे फट जाएगी? ये फट जाएगी, मतलब 220 चाहिए, शार्टर शूटर लगा होता है इसको, वो बात की कहानी है। पर कहने का मतलब है इसका वोल्टेज गिराओ। क्या कराओ इसका वोल्टेज? हमने रजिस्टर लगा दिया। क्या लगा दिया बेटा? रजिस्टर लगा दिया, वोल्टेज तो गिर गया, बट क्या रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा? तो फिर वही बात होगी ना, हीट हमने वेस्ट करनी, तो हम क्या करें, हमने लगा दी चोक कॉइल। क्या लगा दी? चोक कॉइल इज योर LR सर्किट। याद रखना, एक नाम पूछेंगे चोक कॉइल क्या, LR सर्किट को हम क्या बोलते हैं? चोक कॉइल। क्लियर? कल समझाऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, बट फील करो हम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं इसका R तो कम रहे पर इसका Z बढ़ जाए। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? R/Z। हम चाहते हैं जो पावर फैक्टर है किसका, इंडक्टर का, किसका, वो कम रहे, ज्यादा कम रहे। अरे LR सर्किट का पावर फैक्टर कैसा रहे? कम रहे। क्यों कम रहे? कम रहेगा तो पावर वेस्ट क्या कम करेगा। मैं जनरली बात नहीं कर रहा, उसकी बात कर रहा हूं। तो अगर ये कम रहेगा तो Z को बढ़ाना पड़ेगा, पर Z किस पे डिपेंड करता है? क्या एक्सल और R पे? यार Z की वैल्यू क्या है? एक्सल का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। इस R को उठाओ तो क्या ये R का स्क्वायर, और ये क्या 1 बन गया? अबे तुम्हें आ रहा है, नहीं आ रहा? या निकल गई हवा तुम्हारी, है ना ये। अब सुन, Z को बड़ा करना है। क्या करना है Z को? पर Z किस पे डिपेंड कर रहा है इन चीजों पे? Z को बड़ा करेंगे तो ये घटेगा, तो ये यानी हमको ये चाहिए कि हमारा एक्सल तो बढ़ जाए बट R घट जाए। इसी को बोलते हैं गुड चोक कॉइल। क्या बोलते हैं? गुड चोक कॉइल का इंडक्टेंस तो बहुत ज्यादा होता है पर रेजिस्टेंस बहुत, रेजिस्टेंस कम से क्या होता है कि हीट लॉस क्या करता है, वो कम करता है। अरे फील आया तुम्हें? कल अच्छे से पढ़ा दूंगा, तुम्हारे प्राणी निकल गए। इसके बाद जो सर्किट आता है उसको बोलते हैं LCR सर्किट। क्या बोलते हैं? उसमें L भी होगा, C भी होगा और R भी होगा। 3 केस पढ़ेंगे, एक में XC बड़ा हो जाएगा और एक में XL बड़ा हो जाएगा, और एक में दोनों बराबर हो जाएंगे। जब दोनों बराबर हो जाएंगे, जब दोनों, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? और उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? अच्छा मैं याद आ गया मुझे, मेरा बैग कहाँ बंद कर रहे हो अभी, रुको। जब आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए, मान लो उसने बोला एक जो कोई डिवाइस है जो काम कर रहा है 20 वोल्ट पे 50 हर्ट्ज पे, तो वो 20 वोल्ट क्या RMS वैल्यू, क्या है वो? RMS वैल्यू। हाँ अगर उसने ऐसे दिया, मतलब उसने ऐसे दिया, इक्वेशन दे दी कि VT = 20 साइन, तो वो 20 क्या है? E0, वो पीक वैल्यू है। वो क्या है? पता है ना, E0 और ER। मतलब क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया तो आप क्या मानोगे? RMS। क्या मानोगे? और पावर वाली को क्या मानोगे? एवरेज। क्या मानोगे? पहली बात। दूसरी बात, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहाँ काम आती है, मैं समझाता हूँ आपको। रेडियो सुना है आपने? रेडियो वगैरह सुने हैं, टीवी वगैरह देखे हैं? आप सोचो एक चैनल चल रहा है, एक चैनल एक ही बार चलता है या 3 चैनल इकट्ठे चलते हैं? एक ही बार चलता है। कॉमन सेंस है ना यार, एक ही बार चलता है। जो रेडियो चलाते हैं, मान लो मैं सुन रहा हूँ 92.7, तो मतलब 93 वाला भी आ जाता है उसमें, और 104 वाला भी आ जाता है? क्या आता? इसका मतलब अब जैसे एग्जांपल आप मुझे फोन करते हो तो क्या इसको मिल जाता है, इसको मिल जाता है? हाँ सर मिलना तो चाहिए 10-15 को, है ना, पर मिलता वो क्या, फ्रीक्वेंसी तो है ही। तो ये जब रेजोनेंस होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, तो आपकी कॉल आती है। इसी को बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। जब हम रेडियो का वो घुमाते हैं ना नॉब, हम कैपेसिटेंस चेंज करते हैं। क्या करते हैं? क्योंकि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आएगा 1/2π√LC, सी पे डिपेंड करेगा, तो हम सी को चेंज करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक एनर्जी कैसी नहीं हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। क्या हो जाए? एनर्जी मैक्सिमम यानी करंट मैक्सिमम। अरे एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? I RMS का स्क्वायर इंटू R। इसका मतलब अगर I बढ़ा तो क्या E भी बढ़ा? तो जिसकी ज्यादा एनर्जी वो आपको सुनाई देता है। अरे आपके घर में एंटीना लगा है, चैनल तो सारे ही आ रहे हैं ना उसमें, तो दिखेगा कौन सा? जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो। तो जिसकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी उसकी करंट भी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी। क्लियर है? फिर एक क्वालिटी फैक्टर पढ़ेंगे, फिर ट्रांसफार्मर पढ़ना है, वो आपको आता है शायद, नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ा दूंगा, ठीक है, और जनरेटर पढ़ाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद एक और टॉपिक बचता है, उसको बोलते हैं LC ऑसिलेशंस। क्या बोलेंगे? LC ऑसिलेशन डायरेक्ट करेक्ट है EM वेव से, तो वो लास्ट में पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है, पक्का? जय माता।